नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है मारूफ दफाई तजिया नगार जनाब ब्रिगेडियर वकार हसन साहब ने। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। बहुत से मामलात हैं और हम आएंगे इजराइल पर और अमेरिका पर भी। पहले मैं आपसे ये बात यानी पूछना चाहूँगा कि जो इजरायली फ़ौज में ख़बरें आ रही हैं कि बहुत से लोग जो हैं वो भाग रहे हैं। 139 लोगों का अभी तक आलमी प्रेस में आ चुका है कि वो कहते हैं जनाब कि हम ये जंग नहीं लड़ना चाहते, कुछ तो खुदकुशियाँ भी कर रहे हैं। तो एक तो मैं ये आपसे कहूँगा, हाउ क्रेडिबल दीज न्यूज़ आर। तो क्या लगता है आपको कि जो एक बेदिली फैल रही है इजरायली फ़ौज में? जी, आई थिंक इसमें अभी तो जो वेस्टर्न मीडिया उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। CNN की मैं रिपोर्ट देख रहा था और उसका टाइटल था ही गॉट आउट ऑफ गाजा बट गाजा डिड नॉट गेट आउट ऑफ हिम। तो इसका मतलब है कि जो भी जुल्म सितम हो रहा है और जेनोसाइड हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट अमेरिकन सोल्जर्स के साथ भी हुआ था। अफगानिस्तान से और इराक से जब ये वापस गए तो 1,84,000 केसेज हैं PTSD के, यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक बीमारी है जो वॉर टाइम में सोल्जर्स, स्पेशली अगर आप अट्रॉसिटीज कर रहे हो, ये भारत में भी ये फिनोमेना है। तो एक तो ये है PTSD के इस वक्त 14,000 केसेज हैं। इजरायली आर्मी की ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट है और इसके अंदर बता रहे हैं 1200 अटेम्प्टेड सुसाइड है। इसमें शायद लोग मारे भी गए, मतलब खुदकुशियां हुई हैं और अटेम्प्टेड भी हैं। तो इसका मतलब इस वक्त जो स्ट्रेस है वो पीक पे है और इनके इसमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं, जवान भी शामिल हैं। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही है कि एक तो जो भी जुल्म सितम हो रहा है, फिर उनको आई थिंक जो आगे से रेजिस्टेंस आई है हमास और हिजबुल्लाह से, उसका भी इम्पैक्ट है। ओवरऑल इजरायली पॉपुलेशन पे भी आ रहा है। सुना 1.5 लाख केसेस ओवरऑल इजरायली पॉपुलेशन के भी हैं जो बॉम्बिंग होती है, फिर वो बंकरों में जाते हैं। तो इट इज़ कॉजिंग, क्योंकि वॉर स्ट्रेच होता है, साल लड़ाई लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। मेरे ख्याल उसका भी स्ट्रेस आना शुरू हुआ है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जो उनके अवाम हैं वो भी ज़हनी अमराज का या ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं, जो 1.5 लाख के करीब आप बता रहे हैं? जी, एक तो फिजिकल इम्पैक्ट है, जो जिस तरह भी देखे ना नेतन्याहू के सिजेरिया में इसका जो फार्म हाउस था वहाँ पे भी अटैक हुआ, तो इवन प्राइम मिनिस्टर भी महफूज नहीं, ऑल्दो वो वहाँ पे नहीं था। लेकिन एक कैबिलिटी है। दूसरा ये कि जब सायरन बजते हैं, साफ ज़ाहिर है आप बंकरों में चले जाते हैं। पूरा जो तेल अवीव और बड़े शहर है हाइफा, ये अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड उनके हॉस्पिटल्स हैं, अंडरग्राउंड स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं। और वो खबरें तो ये भी आ रही है कि हिजबुल्लाह जो है वो एक घंटे में 8 हमले कर रही है। इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतनी बड़े ताकत, और अभी जो है खबरें ये आ रही हैं कि फौजी भाग रहे हैं वहाँ पर जो है वो हू कराई जो का मौसम वो इस वक्त सूरत हाल है। तो क्या जो इजराइल है उसकी उल्टी गिनती तो नहीं शुरू हो गई सर? कि वॉर टाइम में देखें अभी विद इन इजराइल नेतन्याहू की गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है। एक तो उस पर वैसे करप्शन के केसेस थे और वो स्ट्रेच कर रहे हैं। मेनली तो ये ज़ायनिस्ट जो कबाल रूल कर रहा है उनका इशू है। आम आवाम में सारे ज़ायनिस्ट हैं भी नहीं हैं। फिर जो सोशल मीडिया पे प्रेशर आ रहा है, अभी आपके ख्याल में इजरायली जो शहरी हैं आम या सोल्जर, वो देख रहे जो सोशल मीडिया से आ रही हैं, बच्चों की कटी हुई लाशें हैं, इसी तरह लोग बरीड हैं। उसके बाद गाजा का भी मैं एक और फिगर लेटेस्ट जो आया है कि 5 हिरोशिमा के न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर ऑर्डिनेंस फेंका जा चुका है। पहले हम 3 समझ रहे थे, अभी लेटेस्ट फिगर है 5 टाइम्स साइज ऑफ हिरोशिमा बॉम्ब। तो टेक्निकली आपने न्यूक कर दिया पूरे गाजा को। अगर आप उनकी गलियां देखें तो ये सारी आई थिंक तस्वीरें, कोई भी थोड़ा बहुत भी अगर दर्द दिल रखता है तो उस पर इम्पैक्ट आता है। तो ये आई थिंक एक साइकोलॉजिकल कॉस्ट है जिनको पे करनी पड़ी है और शायद इसकी वजह से आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता मिलिट्री में क्लैप्स शुरू होगा। फिर इनके सीनियर कमांडर मारे गए हैं, लाइक अभी इनका जो है एक बड़ा धरनाट किस्म का कमांडर था 401 आर्मर ब्रिगेड का, एहसान दक्सा, बड़ा मशहूर, और उसको हमास ने ठिकाने लगाया। तो उसमें आई थिंक कैजुअलिटीज भी हैं। बाकी इजराइल जो है हाइड करता है कैजुअलिटीज को, ये जिस तरह वेस्ट में होता है, दे हाइड द कैजुअलिटीज। ब्रिगेडियर साहब, अगर ये मामला है, एक तरफ हलाकतें हो रही हैं और दूसरी तरफ इस तरह खौफ है और जो कि इजराइल को अब जो है लपेट में लिए हुए है, तीसरी जानब उसकी माशी ताकत जो है वो भी खत्म होते जा रही है, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इजराइल जो है वो माशी तौर पर भी टूटेगा? जी, अभी तो फिलहाल चल रहा है, बिकॉज देखिए इसका टूरिज्म भी था, रिलीजियस टूरिज्म बहुत ज्यादा था। फिर ये वेस्ट से लोग आया करते थे, इसकी बीचेस है मेडिटेरेनियन पे, और प्लस इनका टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर की बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स, शिपिंग इंडस्ट्री अगर आप देखें इनकी बहुत बड़ी, तो साफ ज़ाहिर अभी तो कोई उधर रुख नहीं कर रहा। इवन शिपिंग लाइनर्स पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस है जो है, उसमें इजरायली की जहाज जो है वो लोग हायर ही नहीं कर रहे। तो उसमें बिलियनियर्स हैं इनके, देखें तो इसमें दुनिया की आई थिंक 10 बड़ी कंपनियों में 5 इजरायली कंपनियां, और नाम वो डिफरेंट लगाते हैं। साथ इकोनॉमिक कॉस्ट है,
आना जाना ख़त्म है, एयर फ्लाइट्स नहीं हो रही, टूरिज्म ख़त्म है। तो इसमें आई थिंक इसराइली जो इकोनॉमी है बुरी तरह डैमेज हुई है। सिर्फ यह है कि अभी आप कह लें कि अमेरिका से अभी लेटेस्ट फिर आई है कि $5.2 बिलियन का एक और पैकेज इनको दे रहे हैं, तो उसी पे सस्टेन हो रहा है, लेकिन कोई इकोनॉमिक लाइफ नहीं है। और वॉर इंडस्ट्री पे सारा जोर है, साहब आपने असला बनाना है, उस इंडस्ट्री पे ज्यादा जोर है। ब्रिगेडियर साहब, तो मैं एक और खबर जो बिल्कुल सामने नहीं आती और आज ही मैं उसको देख रहा था कि OECD में सबसे ज्यादा गुर्बत इजराइल में है, और जो चाइल्ड पावर्टी है इसमें ये OECD या नीम डेवलप्ड मुल्कों में ये सबसे यानी आगे है, जो अरबों में भी और इवन ज्यूज़ में भी। अच्छा, अब ये हमने देखा कि इससे पहले बहुत बहुत बड़ी पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन नेतान्याहू के खिलाफ हो रही थी, तो डू यू सी आल्सो सम काइंड ऑफ इंटरनल रिवोल्ट, पीपल्स रिवोल्ट अगेंस्ट नेतान्याहू और उसकी जो इंतज़ामिया है? जिसमें इसका जो इकोनॉमिक मॉडल है बिल्कुल भारत की तरह, भारत में भी आप देखें तो 1% ऑफ इनके काफी सारे बिलियनर्स हैं। अभी भारत के पॉवर्टी के फिगर देख रहे हैं, 900 आई थिंक मिलियन लोगों के पास तो टॉयलेट्स ही नहीं है, मतलब 90 करोड़ की आबादी के पास। तो इसी तरीके से प्रोजेक्शन ये करते हैं अंबानी और अडानी, टाटा साहब है, देयर आर फैमिलीज के पास बहुत पैसा है, नो डाउट। इस तरह इसराइल में इस समय मेंशन कर रहा था बहुत ज्यादा बिलियनर्स हैं, लेकिन एक तरफ जो है जो स्पेशली अभी इसके अगेंस्ट करप्शन के जो प्रोटेस्ट हुए थे वो भी आई थिंक क्लास गैप है, 1 वर्सेस 99% वहां भी अप्लाई करता है। और स्पेशली जो फिर अरब्स हैं या द्रूज हैं उनको ज्यादा पीछे रखा गया है। जो बाकी साहूकार हैं डेफिनेटली दे हैव लॉट ऑफ मनी, तो दैट्स व्हाई जीडीपी जो है बहुत ज्यादा नजर आती है। और अभी आई थिंक वॉर का भी कैलकुलेट होगा जब खत्म होती है कितना नुकसान हुआ है। यानी ये वो खबरें हैं ब्रिगेडियर साहब जो कभी भी सामने नहीं आ रही होती और जंग के धमाकों की बात हो रही होती है। भारत ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था। मैं अब दूसरी तरफ आता हूं। अगर दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका दोबारा लूज करता नजर आता है, प्यूटन वीक होने की बजाय, या रशिया इस वॉर में वीक होने की बजाय उसका रूबल जो है उसने गेन किया है और जो है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। और वो आप ब्रिक्स हो, चाइना हो, नया ब्लॉक हो, इस हवाले से ये एक नई पावर इमर्ज करती नजर आती है। डू यू आल्सो सी द डिक्लाइन ऑफ द अमेरिकन एम्पायर? इसमें अभी आप वेस्टर्न ने पिछले 3-4 दिन से जब से ब्रिक्स समिट शुरू से पहले एससीओ पे काफी फोकस रहा, तो ये भी साउथ का ही आउट से ऑर्गेनाइजेशन है। तो ब्रिक्स में जिस तरीके से पुतिन साहब ने फिर काजान में उन्होंने करवाई, और रशियन मीडिया कह रहे बेसिकली मुस्लिम मेजोरिटी एरिया कि इसमें 4 नए मुस्लिम ममालिक शामिल हो रहे थे, तो उन्होंने कहा जी हमने स्पेशली रखा है। तो एक वेरी गुड मैसेज टू मिडल ईस्ट है। इस तरह पाकिस्तान की भी आई थिंक शायद एप्लीकेशन लगी, इट विल टेक अ व्हाइल, लेकिन उसकी फॉर्मल जो भी प्रोसेस उसमें टाइम लगे, भारत रजिस्ट कर रहा है। ऑल टोल्ड जो वेस्टर्न मीडिया में फ्रांस 24 देखिए, एक तरफ तो ये मैसेज आ रहा है, दूसरी जानिब ब्रिगेडियर साहब ये है कि खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद ईरान जो है वो अमेरिकन जो इलेक्शन होंगे उस दौरान जो है वो बड़ा हमला करेगा अमेरिकन तनसीबात पे या इजराइल पे। कोई ऐसी खबरें आपके पास हैं सर? इसमें कोई हकीकत है? जिसमें एक तो मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूं कि ब्रिक्स को बहुत ज्यादा वॉच किया, ये कह रहे हैं कि सिर्फ इकट्ठा करना है लोगों को, बहुत बड़ी कामयाबी है। पुतिन इज नॉट आइसोलेटेड और टेक्निकल मुंह चढ़ाया है इनका, इकोनॉमिकली भी वो बाउंस बैक कर रहा है। और ब्रिक्स में आई थिंक ऑल्टरनेट करेंसी पे भी आहिस्ता आहिस्ता बातचीत शुरू हुई है, तो एक ग्रेजुअल डिक्लाइन तो है वेस्टर्न पावर का। बाकी अभी जो खतरा सिर्फ यही है कि इलेक्शन 5 नवंबर को अमेरिका के, उसके आगे पीछे या उससे पहले कि इजराइल कोई शरारत ना करे, लेकिन आई थिंक उसके हाथ रोके, बिकॉज उसमें भी आप देखें रशियन नेवी आई है, वो एक्सरसाइज कर रही है ईरान की नेवी के साथ, उसमें ओमान भी है, और उसमें आई थिंक पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, बांग्लादेश एज ऑब्जर्वर भी शामिल है। सो रीजनल मुल्कों ने भी आप कह रहे हैं कि एक शील्ड दी है कि खुदा न खास्ता हमला होता है तो ये भी रास्ते में आएंगे। तो साफ ज़ाहिर है ये एक्सरसाइज इसलिए की जाती है कि इसको प्रिवेंट किया जाए। ब्रिक्स में भी बातचीत हुई है कि वॉर को आप प्रिवेंट करें और गजा में जुल्म और उसको बंद कराएं। तो वेस्ट को आई थिंक दोनों मुहादों पे बहुत ज्यादा हजीमत उठानी पड़ी है, मिलिटरीली भी और परसेप्शन डोमेन में, और आई एम श्योर इकोनॉमिक डोमेन में फिर लेटर ऑन ये कॉस्ट उनको पे करनी पड़ेगी। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी थाटफुल इनसाइटफुल जो आपने हमें एनालिसिस दिया है।